गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
चले बेटा स्टार्ट। आई थिंक जितने बच्चों को आना था आ चुके हैं। मैम कौन से बुक की पढ़ाई होगी, कौन से सब्जेक्ट की? फर्स्ट वाला ही है, उसके कुछ टॉपिक रहते थे ना। फर्स्ट वाली बुक के एक दो टॉपिक रहते थे, शायद आज हो जाएगी वो कंप्लीट। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट वाली स्टार्ट करूंगी। एक या दो क्वेश्चन ही रहता था शायद। मैम आपने पिछले टाइम वो हिंदी की बुक से भेज नहीं दिया था उस दिन का टॉपिक। नहीं भेजा था नहीं मैम। बेटा, मैंने तो सेंड तो कर दिया था नहीं तो मैम को। नहीं तो मैम ने ग्रुप पे नहीं सेंड किया फिर। कोई नहीं, मैं आज बोल दूंगी उनको। वो मैंने एचटीज भेज रखा उस दिन जो पढ़ाया था। क्रैच वाला भी हो रखा है आपका। मैम और हाँ जी बेटे। मैम मैम आपने बोला था टीचर एक्सपेक्टेशन एंड स्कूल अचीवमेंट पढ़ के आने के लिए। हाँ जी बोल बेटा, आप तो ना 10 दिन की छुट्टी के बाद ये लगा लो, आप लोगों की शायद 5 से ऑफ हुई थी है ना, विंटर ब्रेक के बाद आप ये लगा लो। अब मेरे को ही नहीं पता क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था। हाँ वही टीचर एक्सपेक्टेशन एंड स्कूल अचीवमेंट बोला था पढ़ के आने के लिए। हाँ फिर पढ़ लिया। जी मैम। अब मेरे को ये बताओ, इस यूनिट का कौन सा टॉपिक रहता है? मेरे ख्याल में यही रहता होगा, टीचर एक्सपेक्टेशन वाला। और तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट पढ़ाए हुए। हाँ जी, बस एक ये देखो, मैं एक बार देख लूं इसमें क्या क्या क्वेश्चन थे जो हम कर चुके हैं। फोर्थ वाली में चाइल्डहुड के कॉन्टेक्स्ट पुअर्टी ग्लोबलाइजेशन हम कर चुके हैं। करंट इशू रिलेटेड टू एडोलसेंट स्ट्रेस एंड रोल ऑफ टीचर, ये वाला भी हो चुका है। डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी के इशू ये हो चुका है। अर्बन स्लम आपके ये इम्प्रूविंग देयर स्टेटस। क्रच चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस इन ऑर्फनेज ये वाला भी हो रखा है। स्कूलिंग का था, पीयर का जो उसका पीयर ग्रुप है उसका क्या प्रभाव पड़ता है स्कूल के कल्चर, कल्चर वाला टॉपिक हो चुका है। उसके बाद रिलेशन विद टीचर का क्या रिलेशन है, एंड टीचर एक्सपेक्टेशन एंड अचीवमेंट वाला मैंने आपको बोला था पढ़ने को। उसके बाद था आपका अंडरस्टैंडिंग नीड ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स रिलेशनशिप विद पीयर, उसके पीयर के साथ बच्चों का क्या रिलेशन है ये वाला हो चुका था भाई। फ्रेंडशिप एंड जेंडर, कंपटीशन कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ये वाला रहता है आपका कोऑपरेशन वाला टॉपिक, कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक है ना भाई। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यहां से। What is the issue related? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। एक मिनट, एक एक ये है आपका, व्हाट इज द इशू रिलेटेड डाइवर्सिटी ऑफ क्लास कास्ट जेंडर एंड रिलीजियस, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिसोल्विंग दिस। वर्ग जाति लिंग तथा धर्म की विभिन्नताओं से संबंधित क्या मुद्दे हैं, शिक्षा इसके समाधान में क्या योगदान है, शिक्षा का इसके समाधान में क्या योगदान है। कि भाई जो हमारी पेज नंबर मैम। बेटा पेज नंबर ये 299, ये शायद मैं पढ़ा चुकी हूँ, जहां पर था आपका कास्ट, जहां पर हमने पढ़ा था शासक वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वाला पढ़ा था कास्ट वाला, हमने पढ़ा था ना कास्ट वाला।
जी मैम, बताया था आपने। और रिलीजियस ग्रुप वाला भी पढ़ा था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये वाला। मैम और रोल इंग्लिश ऑफ, में पेज नंबर। हाँ जी, नहीं बेटा पहले मैं देख रही हूँ, जो टॉपिक नहीं हो रखा ना वही कराऊंगी, उसके बाद अगर हो रखे होंगे तो कल से मैं थर्ड वाली बुक स्टार्ट करा दूंगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेपरेशन? सेपरेशन से अलगाव से आप क्या समझते हैं? हाँ, सेपरेशन वाला भी हो गया। उसके बाद क्रच वाला पढ़ा था हमने, शिशु गृह के बारे में। उसके बाद हमने ऑर्फोनेज वाला पढ़ा था। ये भी पढ़ रखा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशन विद पीयर? अपने साथियों के साथ संबंध से आप क्या समझते हैं, और किस प्रकार आपका पीयर ग्रुप आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो इसका भी पढ़ा था हमने कि हमारे साथियों के साथ बचपन में कैसा संबंध होता है, किशोरावस्था में, और उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ता है चिल्ड्रन के ऊपर इसका। और चिल्ड्रन रिलेशन विद टीचर, बच्चों का एक अध्यापक के साथ क्या संबंध है, ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं। उसके बाद शायद लास्ट टॉपिक पे लिखा हुआ था स्कूल कल्चर वाला, हमने किया था कि संस्कृति से को परिभाषित कीजिए और इसके तत्व बताइए। और हाँ जी, 8वां क्वेश्चन 319 पेज वाला मैंने आपको पढ़ना दिया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर एक्सपेक्टेशन, और डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन। अध्यापक अपेक्षाओं से आप क्या समझते हैं, और बालकों की अपेक्षाओं के संदर्भ में शिक्षकों की क्या भूमिका है। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ने को दिया था आप लोगों को। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आएगा आपका, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन? प्रतिस्पर्धा की परिभाषा दीजिए। एंड डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ कंपटीशन इन सोशल लाइफ, और सामाजिक जीवन में कंपटीशन के महत्व पर। एक तो ये वाला रहता है आपका, कन्फ्लिक्ट वाला रहता है। डिस्क्राइब द डिटेल इन कन्फ्लिक्ट, संघर्ष क्या होता है। डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, के बीच में क्या संबंध है, ये वाला। व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूलिंग, दबंगता से क्या अभिप्राय है। डिस्क्राइब ब्यूलिंग ड्यूरिंग वेरियस स्टेज, विभिन्न अवस्थाओं में दबंगता का वर्णन कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन ये भी रहता है। ड्रग, ये आपका डिस्क्राइब द डिटेल प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन, व्हाट आर इट्स रीजन। ठीक है, ड्रग्स की लत की समस्या है, तो विस्तार से वर्णन कीजिए और इसके क्या कारण है। नशा मुक्ति हेतु मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट, और ये हो चुका है। What is the relationship between child development and economic effect of development children of economic difference? अलग अलग इकोनॉमिक अवस्थाओं का बच्चे की डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। Describe the problem related to process of urbanization, अर्बनाइजेशन की, शहरीकरण की जुड़ी समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये भी नहीं करवाया है। ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहले करवा दिया था आपका। तो 4-5 क्वेश्चन है बेटा। आई होप आज मेरे को ना सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं जो रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आपका जो था टीचर एक्सपेक्टेशन का, ये मैंने आपको पढ़ना दिया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर एक्सपेक्टेशन? डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन। किस किस बच्चे ने पढ़ा था, समझ में आ गया था? जी मैम। यस मैम। तो इसको मैं पढ़ाऊं या अगला टॉपिक शुरू करवा दूं? टीचर से क्या एक्सपेक्ट रखी जाती है और टीचर बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करता है, बस यही बातें लिखनी है इसमें आपको। मैम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दीजिए। आगे है आपका अगला, पीयर वाला हो चुका है, कंपटीशन वाले पे आ जाओ। What is the definition of competition? Describe the importance and competition in the social life. Competition क्या होता है बेटा? Competition किसी भी, यहाँ पर क्या है, सबने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। सबसे पहले तो कंपटीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके आधार पर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, जिसके द्वारा बच्चा क्या करता है। पेज नंबर मैम। हाँ जी शिवानी। पेज नंबर मैम। पेज नंबर बेटा हिंदी में है आपका 328। इंग्लिश वाली तो मैंने खोली नहीं है अभी। स्कूल कल्चर हो चुका था, इंग्लिश वाले में 1 मिनट अभी पता चल रहा है। टीचर एक्सपेक्टेशन वाला क्वेश्चन हुआ था।
हाँ जी, इसमें है इंग्लिश वाली में है 301 पे, 301 पे, और हिंदी में है 328 पे। कंपटीशन क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्या होता है, अग्रेशन, ये सारे टॉपिक्स बस दो तीन तीन पेजेस रहते हैं आपके इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। Competition is the most commonly associated with sports and athletic event in which individual or team of individual compete for some reward or associated। इसमें ये बताया गया है कि भी कंपटीशन मोस्टली जो एसोसिएशन किससे संबंधित होता है, आपके खेलों से संबंधित होता है मेन तो, जिसमें क्या होता है व्यक्ति इंडिविजुअली या कुछ टीम के साथ मिलकर रिवॉर्ड पाने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। और ऐसा ही क्या है कंपटीशन हमने क्लासरूम में भी देखा है, जहां पर इंडिविजुअली बच्चे या अपने ग्रुप में स्टूडेंट क्या करते हैं, बीइंग स्मार्टर टू फास्टर ऑन द एकेडमिक टास्क, कि उनको जो टास्क दिया जाता है वो और बेटर और जल्दी और स्मार्टर तरीके से उनको खत्म करते हैं। Studies on the influence of competition in classroom have looked at from multiple perspective। जो हमारी स्टडी है वह हमारे क्लासरूम में कंपटीशन से प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सब बच्चों का क्या होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है कंपटीशन को देखने का। ठीक है, मॉर्निंग मैम। सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट जो हमारा कंपटीशन है वह क्या, कंपटीशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में लगाया गया किसी उद्देश्य को हासिल या किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया गया एक प्रयास है, उसको क्या बोला गया है, कंपटीशन बोला गया है। इसमें व्यक्ति के पेज नंबर हिंदी मीडियम में पेज नंबर कौन सा है? 328 बेटा, 11वां क्वेश्चन है। ओके। कंपटीशन को क्या बोला गया भाई, दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर द्वेष, ईर्ष्या और अधिक परिश्रम द्वारा अपने जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी गोल है उनको हासिल करने का प्रयास करते हैं, वही कंपटीशन कहलाता है। वास्तव में ये बात बिल्कुल ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करता है, और जब दो लोगों में कंपटीशन होता है तो क्या होता है, हमारा पढ़ने का भी ज्यादा दिल करता है। ठीक है, जब ये हो कि दो बच्चे एक साथ रेस में दौड़ रहे हैं तो दोनों का लक्ष्य क्या होता है, जीतने का होता है, और वो पहले से ज्यादा क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, कंपटीशन किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास है जिसकी मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि सबकी डिमांड को पूरा किया जा सके। ये बात भी ठीक है भाई। कंपटीशन सीमित वस्तुओं के उपयोग और अधिकार के लिए होने वाला संघर्ष है। ठीक है, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। नेचर ऑफ कंपटीशन, सबसे पहले मीनिंग क्लियर कर लो। कंपटीशन क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या है, एक गोल को हासिल करने के लिए किए गए परिश्रम को ही क्या बोला गया है, कंपटीशन बोला गया है। इससे क्या होता है, बच्चे चाहे बच्चा है चाहे कोई भी आदमी है, जब कंपटीशन लगाता है तो उनके बीच में ईर्ष्या की भावना भी होती है और अधिक परिश्रम की भावना भी उनके दिमाग में आती है। नेचर ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन क्या है भाई, एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। जब कंपटीशन लग गया ना तो हम दूसरे की हेल्प नहीं करते जिसके साथ हमारा कंपटीशन लगा है, तो ये क्या है, असहयोगी, कोऑपरेशन नहीं होता इसमें। दूसरा है, कंपटीशन में दो या दो से अधिक व्यक्ति या ग्रुप भी हो सकते हैं, और प्रत्येक ग्रुप, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति लगा लो या ग्रुप लगा लो, वो क्या करता है, अपने हितों को पूरा करने की चेष्टा करता है बजाय कि कॉम्पिटिटर के। मैम पेज नंबर बताइएगा मैम, अभी ज्वाइन की हूँ मैं। अरे भाई मैं ना यहाँ लिख देती हूँ, पेज नंबर 28 हिंदी में, और इंग्लिश में है आपका पेज नंबर 301। इसमें बिल्कुल छोटा सा दे रखा बेटा, आपका जो इंग्लिश मीडियम में है ना, इसका बिल्कुल छोटा सा दे रखा है, गोल गोल स्ट्रक्चर एंड कंपटीशन, और इसमें एलुबरेट करके दे रखा है। इसमें कंपटीशन का मीनिंग दे रखा है, उसके बाद इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है, इसकी नेचर में अभी पढ़ रही हूँ। तो कंपटीशन क्या है भाई, एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा, दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ग्रुप भी, समूह भी हो सकते हैं। कंपटीशन में क्या होती है भाई, कंटिन्यूटी पाई जाती है। ठीक है, जीवन के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी प्रतियोगिता में हम काम करते रहते हैं। कंपटीशन में अचेतन का गुण पाया जाता है। एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर के कार्य का ज्ञान नहीं होता है। एक
पक्ष केवल अपने कार्यों में ही लीन रहता है। हाँ जी, जब किसी के साथ कंपटीशन लगाते हैं हम, तो सिर्फ हमें क्या है, अपने गोल को अचीव करने की तरफ ही ध्यान देते हैं हम, दूसरे की ना तो हम स्ट्रेटेजी को देखते हैं कैसे क्या कर रहा है वो, हमें सिर्फ अपने से मतलब होता है। कॉम्पिटिशन में सर्वव्यापकता का गुण होता है, क्योंकि समय में प्रत्येक समूह कॉम्पिटिशन की भावना और प्रक्रिया हमेशा रहती है। तो इसमें क्या बताया गया है, कॉम्पिटिशन एक असहयोगी प्रक्रिया है। दूसरा, हम अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। तीसरा, इसमें कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। चौथा, इसमें अचेतन का गुण पाया जाता है। और आपका क्या है, कंपटीशन इज ऑल परवेसिव, यानी कि हर जगह कंपटीशन व्यापक है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कंपटीशन हर जगह होता है। चाहे हम अपनी जिंदगी में देख ले तो वहां पर भी कंपटीशन होता है। अब आगे आता है रोल ऑफ कंपटीशन इन डिफरेंट स्टेज। अलग अलग स्टेज में कंपटीशन का क्या रोल है। बाल्यावस्था में आपका, चाइल्डहुड में, उसके बाद आपका एडोलसेंस में। चाइल्डहुड में आपकी, चाइल्डहुड में क्या थी, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। तो प्री चाइल्डहुड में क्या बताया गया, जब शिशु पैदा होता है तब तक 2 वर्ष तक तो उसको कंपटीशन का कोई ज्ञान नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, 3 वर्ष की एज में आता है, तो उसका कंपटीशन अपने भाइयों से या अपनी बहनों से या उसके जो भी आसपास जो भी बच्चा उसके साथ ही हो जाता है। भाई इसको चाहिए ये टॉय, इसको मिला तो मुझे भी वो टॉय चाहिए, ठीक है। तो बचपन में जो होता है कंपटीशन, वो बच्चों को क्या है, किसके उसमें होता है, चीजों को लेकर। दूसरा है आपका पोस्ट चाइल्डहुड में। तो अब क्या होता है, बच्चा स्कूल में चला जाता है, तो यहाँ पर कंपटीशन होता है बच्चे का मार्क्स को लेकर, कि दूसरे बच्चे को इतने ज्यादा नंबर आ गए तो मुझे इससे ज्यादा नंबर लेने हैं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर क्या था, खिलौनों का तो कंपटीशन किस में आ जाता है, आपकी प्री चाइल्डहुड में। और पोस्ट चाइल्डहुड में बच्चे का जो कंपटीशन है वो अपने मार्क्स को लेकर अपनी क्लास में फर्स्ट आने की दौड़ में हो जाता है, ठीक है। और एडोलसेंस में किस बात का कंपटीशन होता है भाई, ये जो सब थे इसमें बच्चे का जो भी फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो चरम सीमा पर होता है। बालक में ये जो चेंजेस होते हैं, इनकी तुलना अन्य बालकों से करता है और अपने आप को अन्य लोगों की तरह दिखाने का प्रयास कर रहा होता है। इसके साथ साथ जब उसे उच्च विद्यालय या कॉलेज में दाखिला लेना होता है तो उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने की होड़ भी लग जाती है। तो कंपटीशन की भावना गलत नहीं होती है, परंतु इसके 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। यदि बच्चा कंपटीशन को ऐसे पॉजिटिव लेकर चलता है तो वह क्या है, सक्सेस को प्राप्त करता है। अगर बच्चा कंपटीशन में नेगेटिव वे से लेकर चलता है तो ये क्या होता है, उसके लिए गलत प्रभाव भी डाल सकता है, ठीक है। तो किशोरावस्था में भी बच्चा क्या है, बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं एडोलसेंस के एज में। और एडोलसेंस के एज में एक तो बच्चे के अंदर किस चीज की होड़ लगी रहती है, सजने संवरने की, ठीक है। भाई आज मैं ऐसी ड्रेस पहनूंगा, उसने ऐसी पहनी थी तो मैं ऐसी पहन के जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा दिखाने वाली भावना उनके अंदर आ जाती है। और दूसरा क्या है भाई, मार्क्स के लिए भी कंपटीशन होता है, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका तो मार्क्स में ही होड़ लगी रहती है, और जिनको नहीं पढ़ना, टाइम पास करना है, वो घूमने फिरने में होड़ लगाते रहते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन पॉजिटिव और नेगेटिव, इस स्टेज में एडोलसेंस में दोनों तरह का कंपटीशन आ जाता है। आपका पॉजिटिव आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और जब आप नेगेटिव कंपटीशन लगा रहे हो तो वो आपको नीचे भी गिरा सकता है। अब इफेक्ट ऑफ कंपटीशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसमें क्या होती है, अनेक भावनाएं शामिल होती हैं। छोटे बच्चे कंपटीशन में अपने भाई बहनों की तुलना में अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे कपड़े पहनने में, खेलने में, दौड़ने में। तो छोटे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपना वो कार्य अपने बहन भाइयों से, यानी कि अपने मम्मी पापा के सामने अपने बनाया वो करने के लिए अच्छा काम करने लग जाते हैं, कि ये अच्छा काम कर रहा है तो मैं भी अच्छा काम करूंगा। कंपटीशन से बालक का क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। कंपटीशन से बालक आत्मचिंतन तथा अपना मूल्यांकन करना शुरू कर देता है, यानी कि कंपटीशन से बालक अपना इवैल्यूएशन करना शुरू कर देता है। बालक की जो छिपी हुई जो योग्यता है वो बाहर निकल कर आती है। और कंपटीशन से ईर्ष्या की भावना भी होती है, ठीक है भाई, जिससे आक्रामक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। कंपटीशन की भावना का सही पहलू देखना आवश्यक है, क्योंकि यदि बालक को विभिन्न कंपटीशन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो वह असामाजिक विकास का भी शिकार हो सकता है। इसलिए कंपटीशन स्वास्थ्य सार्थक और सकारात्मक
होना चाहिए। ठीक है, तो कंपटीशन से क्या क्या है भाई, एक तो बच्चा अच्छे से काम करना शुरू कर देता है, कंपटीशन की भावना होती है। जब उसके अंदर कंपटीशन की भावना होती है तो बच्चा पहले से अच्छा काम करना शुरू कर देता है। दूसरा क्या इफेक्ट पड़ता है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है। तीसरा, बच्चा क्या है, स्वयं अपना इवेल्युएशन करना शुरू कर देता है। चौथा क्या बताया गया है कि बच्चे के अंदर जो छिपी हुई जो एबिलिटी थी वो बाहर निकल के आती है। और फिफ्थ क्या है, कंपटीशन से बच्चे के अंदर ईर्ष्या की भावना भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कंपटीशन हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर बच्चा कंपटीशन करने में बार बार असफल हो रहा है तो उसमें क्या है, हीन भावना भी उसके अंदर आ सकती है। अब आ गया था आपका कंपटीशन एंड एजुकेशन, शिक्षा का और कंपटीशन का क्या क्या महत्व है ये वाला। देखिए भाई, जो हमारा मॉडर्न युग है इसमें क्या है, हमारा नॉलेज के विस्फोट के चलते शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन दिन रात बढ़ता जा रहा है। अगर हम मॉडर्नाइजेशन में देखें तो क्या है, हमारा कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, इतने बच्चे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कंपटीशन है, कई जगह तो लगता है आपका कंपटीशन किसमें, जितनी भी आपकी छात्रवृत्तियां हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप है, उनको लेने में। दूसरा, हर तरह के देश में श्रेष्ठ नागरिक के प्रोत्साहन होता है, जैसे इंग्लैंड और सिंगापुर में कुशाग्र छात्रों का विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उस तरह की शिक्षा सर्वश्रेष्ठ। देखो भी एजुकेशन भी क्या है, एजुकेशन में हर जगह होड़ लगी हुई है। चाहे आप कोई भी कोर्स ले लो, चाहे आपको कोई भी स्कॉलरशिप लेनी है, तो वहां पर भी आपका कॉम्पिटिशन है, क्योंकि वहां पर क्या है, नंबर के जरिए आपको वो किया जाता है। ठीक है, कम अंक वाले प्राप्त, यानी कि जिस बच्चे के मार्क्स कम है उसके अंदर क्या आ जाती है, हीन भावना आ जाती है, क्योंकि कम मार्क्स वाले बच्चे का ना तो एडमिशन हो पाता। ठीक है, क्योंकि एडमिशन जो लगता है वह भी क्या है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी आपका एडमिशन लेने से ही कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे इंपोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इन सोशल लाइफ। ठीक है, ये तो था कंपटीशन एंड एजुकेशन। एजुकेशन में तो देखो भाई हर जगह ही होड़ लगी हुई है। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ कंपटीशन इन सोशल लाइफ, हमारे सामाजिक जीवन में भी कंपटीशन का क्या महत्व है। तो जो इसने बताया था, हमने जब इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि कंपटीशन हर जगह व्यापक है, तो ये शिक्षा में नहीं, हमारी जिंदगी में भी क्या है, कंपटीशन लगा हुआ है। ठीक है, होड़ लगी हुई है कि मुझे इससे ज्यादा अच्छी गाड़ी खरीदनी है, मुझे इससे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनने। आप एटलीस्ट किसी शादी के प्रोग्राम में चले जाओ, वहां आप देखोगे लेडीज में होड़ लगी रहती है, उसको उससे अच्छी सुंदर ड्रेस पहन के आनी, उसको उससे अच्छी सुंदर ड्रेस पहन के आनी है। ठीक है, तो हमारा जो कंपटीशन है प्रत्येक काल और प्रत्येक समूह में क्या है, विद्यमान है, और समाज के लिए इम्पोर्टेंट भी है। कंपटीशन का महत्व व्यक्ति द्वारा अर्जित पदों के क्षेत्र में तो बहुत अधिक दिखाई पड़ता है और अलग अलग होता है, और सभी समाजों में कंपटीशन का स्वरूप भी अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग सोसाइटी में कंपटीशन अलग अलग तरीके से दिखता है। जो मनुष्य का जीवन है वह कंपटीशन के बीच में ही घूमता रहता है, क्योंकि व्यक्ति के रूप में हम दूसरे व्यक्तियों से नौकरी, व्यापार या अन्य किसी क्षेत्र में कंपटीशन में रहते हैं। ठीक है, चाहे हम जॉब में हो। बेटी देख, पेज नंबर में लिख रखा मैंने, वही क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, अब 331 पे पहुंच गई हूँ। अलग अलग समय। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति के रूप में हम दूसरे व्यक्तियों से कभी तो क्या हमारा जॉब के अंदर कंपटीशन चल रहा है, बिजनेस के अंदर कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तो जीवन में हर एक क्षेत्र में, चाहे आप अपना रिलीजियस ले लो, चाहे आप इकोनॉमिकल ले लो, पॉलिटिकल ले लो, कल्चरल ले लो, चाहे आप फैमिली बैकग्राउंड ले लो, तो सभी के बीच में क्या चल रहा है भाई, कंपटीशन चल रहा है। तो हमारा सारा जीवन क्या है, कंपटीशन की जंजीरों से बंध जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किंग्सले डेविस ये बोलते हैं कि कंपटीशन की प्रोसेस बहुत डायनेमिक होती है। ये असफलता को चुनौती देकर हमारी महत्वाकांक्षा को बढ़ाकर हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है। कंपटीशन को जन्म देकर व्यक्ति को उच्च स्थितियां प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। हाँ भाई, कंपटीशन, जब तक हमारे अंदर कंपटीशन की भावना नहीं होगी ना, तब तक हम काम भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो कंपटीशन क्या है, बहुत क्या है, डायनामिक है। ये क्या है, हमारे जीवन में जितनी भी असफलताएं हैं उनको छोड़कर हम कुशल और मेहनती बनाते हैं। इसकी इच्छा होती है कि अधिक से अधिक मेहनत करके हम दूसरों से आगे निकल जाए। ठीक है, तो ये था आपका कंपटीशन का सोशल लाइफ में। समझ में आ गया कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी गोल को हासिल करने के लिए परिश्रम करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा कंपटीशन कहलाता है। तो इसमें क्या है, हमारे अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना भी उत्पन्न होती है। उसके बाद बताया था इसने कंपटीशन की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है।
ठीक है, वो उनमें से कोई भी डेफिनेशन कर लेना। नेचर बताई थी, कंपटीशन कैसा होता है, असहयोगी सामाजिक समूह होता है। ठीक है, इसमें हम किसी का कोऑपरेशन नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब हमारे अंदर कंपटीशन की भावना है तो हम दूसरे वाले बंदे को क्या करते हैं, उसकी सहायता बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मैंने उसकी सहायता की और वो मेरे से आगे निकल जाएगा। तो क्या है इसमें असहयोगी सामाजिक क्रिया है, या दो व्यक्तियों के बीच में होता है। ठीक है, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। ठीक है, अचेतन का गुण पाया जाता है और हर जगह ये व्यापक है। दूसरा हमने पढ़ा था अलग अलग स्टेजेस में क्या है हमारा कंपटीशन का रोल। बाल्यावस्था में तो कंपटीशन क्या है, बच्चों का टॉयज को लेकर होड़ लगती है। उसके बाद पोस्ट चाइल्डहुड में बच्चों के पास क्या हो जाता है, पोस्ट चाइल्डहुड में बच्चों की स्कूल में पहुंच जाते हैं और स्कूल में अपने मार्क्स को लेकर फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की होड़, ये वाला कंपटीशन आ जाता है मतलब। और जब वे एडोलसेंस में आते हैं तो इनका जो ये कंपटीशन है ये दो तरीके से हो जाता है, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में बच्चे का जो चलो अच्छा पढ़ाई की तरफ जा रहा है उसका तो मार्क्स वाला ही कॉम्पिटिशन लग जाएगा कि मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप करना है। और कुछ बच्चे क्या होता है कॉम्पिटिशन अलग चीजों में कॉम्पिटिशन लगाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इफेक्ट क्या होता है कॉम्पिटिशन का, क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चा अच्छे से कार्य करने की कोशिश करता है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, बच्चा सेल्फ इवेल्युएशन करना शुरू कर देता है, बच्चे की जो छिपी हुई योग्यता है वो बाहर निकल के आती है। हाँ, लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव चीज ईर्ष्या भी उत्पन्न हो जाती है हमारे अंदर। उसके बाद कंपटीशन और एजुकेशन में भी क्या है, हर जगह कंपटीशन लगा हुआ है, होड़ लगी हुई है। उसके बाद इसने बताया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंपटीशन इन सोशल लाइफ। ठीक है, हमारे सामाजिक जीवन में भी हर क्षेत्र में क्या है कंपटीशन लगा हुआ है। अब मुझे ये बताओ कंपटीशन वाला टॉपिक आ गया समझ में? जी मैम। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत, मैं अगला टॉपिक शुरू कर रही हूँ। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन है बेटा, ये आज कंप्लीट करवाने की सोच रही हूँ मैं। डिस्क्राइब द डिटेल द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कन्फ्लिक्ट क्या होता है, बिटवीन कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। Conflict means a painful emotional state which results from a tension between opposed and contradictory wishes. Conflict is usually a clash of motive. कन्फ्लिक्ट कब पैदा होता है भाई, जब हमारे विचार नहीं मिलते, हमारे मोटिव हमारे उद्देश्य क्लैश करते हैं, तो वहां पर कन्फ्लिक्ट की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, संघर्ष की भावना वहां पर पैदा हो जाती है। यहाँ पर क्या है, लड़ाई झगड़े वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट में मान लो आपकी दो जगह जो वो हो गई, आप अच्छी तैयारी कर रहे थे, आपको दो जॉब एक साथ मिल गई। ठीक है, दो जॉब एक साथ मिल गई तो आपके सामने अब दिमाग में ये है मैं ये वाली जॉब में ज्वाइनिंग दूं या मैं ये वाली जॉब में, तो ये होता पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जब आपके दो मोटिव के बीच में क्लैश आ जाता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। या फिर आप कई बार ये हो जाता है, आप मार्केट में गए, कोई भी आप ड्रेस सिलेक्ट करने हैं तो भी आप क्या है कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो कि भाई मैं ये वाली लूं, ये वाली लूं, ये वाली लूं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है हमारा, अच्छा भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए करते हैं क्लियर मीनिंग कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। कॉन्फ्लिक्ट एक क्या है हमारे सोशल प्रोसेस है जो मानवीय संबंधों में हमेशा से विद्यमान रहती है। जब किसी विषय पर व्यक्ति या समूह के मध्य आपसी समझौते की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति अन्य व्यक्ति को हानि या चोट पहुंचाकर अपने स्वार्थों को सिद्ध करने का प्रयास करता है और कंट्रोल के साधन व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाते, तब समाज में संघर्ष की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये समाज में क्या है नेगेटिव इंपैक्ट डालता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक सामाजिक एक सोशल प्रोसेस है। मान लीजिए मानवीय जितने भी रिलेशन है उसमें आपस में जब व्यक्तियों के बीच में समझौता नहीं हो पाता है, एक दूसरे की बात को लेकर वो सहमत नहीं होते हैं, तो उनका क्या हो जाता है कन्फ्लिक्ट, विरोधाभास वहां पर क्या हो जाता है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट क्या बताया था मैंने, नेगेटिव भी बताया था और पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों के साथ क्या करते हैं हानि पहुंचाने पर उतारू हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, ऋणात्मक इसका प्रभाव होता है। और पॉजिटिव वाला कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होता है, मान लीजिए आपके सामने दो जॉब के ऑप्शन है तो आप उसमें से किसको चुने, तो ये पॉजिटिव वाला कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, इसे बताया गया है मीनिंग
संघर्ष का सामान्य अर्थ विपरीत विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का विरोध है। कॉन्फ्लिक्ट की दशा में व्यक्ति में इमोशनल तनाव उत्पन्न हो जाता है, उसकी मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है और वह किस प्रकार का निर्णय लेने में असमर्थ होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है हमारा कॉन्फ्लिक्ट मीन्स ए पेनफुल इमोशनल स्टेट विद रिजल्ट टू टेंशन। जो हमारा क्या है, भावनात्मक क्या है, ये पेनफुल और इमोशनल स्टेट है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उद्देश्य हैं, उनके ऊपर सही डिसीजन नहीं ले पाते और हम टेंशन में आ जाते हैं। तो ये क्या बताया गया है, कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है। ठीक है, एक बालक का दूसरे से संघर्ष, बालक अपने वातावरण से संघर्ष। अब इसमें देखो कॉन्फ्लिक्ट हमारा क्या हो सकता है, एक दूसरे व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़े वाला भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हमारा अपने इन्वायरमेंट के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तीसरा है हमारा हमारे परिवार के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हमारा अपने खुद के साथ आंतरिक संघर्ष भी हो सकता है। तो ये इसने बताए हैं अलग अलग टाइप के कॉन्फ्लिक्ट। क्या है, जब हम किसी के दूसरे के साथ हमारे विचार नहीं मिलते हैं और हमारा बात बातों में झगड़ा हो जाता है, तो एक तो वो कॉन्फ्लिक्ट है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष। दूसरा हमारे इन्वायरमेंट के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट चलता है, हम उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो भी हमें कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। तीसरा, जब हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हमारे विचार नहीं मिल पाते हैं तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट की भावना उत्पन्न होती है। तीसरा, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। ठीक है, जब हमारा कल्चर मैच नहीं करता है, अपने कल्चर को लेकर बोलते हैं ना, कई बार कई समुदायों का आपस में झगड़ा हो जाता है, तो वो क्या है, कल्चरल आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, और एक कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर ही होता है, जब हम किसी चीज पर डिसीजन नहीं ले पाते तो हमारा आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब है हमारा भाई कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन फ्रायड के अकॉर्डिंग। फ्रायड ये बोलते हैं भाई, आपकी ईगो, सुपर ईगो के मध्य सामंजस्य का अभाव होने को मानसिक दबदबा उत्पन्न होता है। कॉन्फ्लिक्ट उस समय उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को अपने एनवायरनमेंट में ऐसी पावर्स का सामना करना पड़ता है जिससे उसके स्वयं की हित और इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करती है। ठीक है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट उस समय पैदा होता है जब हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी शक्तियों का हम सामना करते हैं जो हमारे ही इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करती है। और एक ने बोला है आपका किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करने और उन्हें रोकने या इन्हें शक्ति को पूरा करने से संबंधित प्रयास है। ठीक है भाई, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें क्या करते हैं, हम अपनी इच्छाओं और हमारे हित दोनों ही क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट बताया। कॉन्फ्लिक्ट इज यूजली ए क्लैश ऑफ मोटिव। जो कोर्ट लेविन है उन्होंने बोला है कॉन्फ्लिक्ट इज यूजली ए क्लैश ऑफ मोटिव। जब हमारे मोटिव एक दूसरे से क्लैश करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ठीक है, अब नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का कैसी नेचर है। कॉन्फ्लिक्ट दो या दो से अधिक व्यक्तियों के, ठीक है भाई, कॉन्फ्लिक्ट क्या है आपकी, या तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अंदर हो सकता है, दो या दो व्यक्तियों के साथ हो सकता है, किसी दो पार्टीज का आपस में, ग्रुप का आपस में हो सकता है। ठीक है, दूसरा बताया गया है इसने आपका इसमें आपके विचारों में प्रतिकूल और समझौते की संभावना की समाप्ति संघर्ष को जन्म देती है। जब आपके विचार और आपके समझौते एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। प्रत्येक पक्ष विरोधी पक्ष के कार्यों पर नजर रखता है और अंत एक चेतन प्रक्रिया होती है। कॉन्फ्लिक्ट अपनी प्रकृति को अस्थायी और व्यक्तिगत होती है, इसे अवसरवादिता का तत्व होता है, इसलिए प्रत्येक अस्थायी, देखो भाई कॉन्फ्लिक्ट का नेचर कैसा बताया है भाई, या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकता है, या फिर हमारे अंदर देखा जाए तो हमारे विचारों का ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तीसरा बताया है इसने, हम अपने विरोधी पक्ष के कार्यों पर नजर रखते हैं। जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना तो हम दूसरे को देखते हैं वो क्या करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन वाली भावना नहीं आई, यहाँ पर आ गई लड़ाई झगड़े वाली भावना, चाहे वो हमारे आंतरिक विचारों का हो या आपके बाहरी विचारों का हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इसने दो प्रकार का बताया है, एक तो जिसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो और एक होता है कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट, पूर्ण संघर्ष। आंशिक संघर्ष में ये वो यानी कि आपकी जो
थोड़ा सा जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पर बताया वह स्थिति जब व्यक्ति या समूह लक्ष्य या उद्देश्यों के विषय में समझौता कर लेता है, परंतु उनको किन साधनों को प्राप्त किया जाए इस विषय पर उसमें विवाद या आपसी सहमति होती है। ठीक है, थोड़ा सा आंशिक जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ऐसी सिचुएशन होती है कि हम समझौता तो कर लेते हैं कि भाई हमें ये काम ऐसे करना है, लेकिन हमें यहाँ पर अब ये नहीं पता कि करना कैसे है। ठीक है, आगे दूसरा आपका पूर्ण संघर्ष कब होता है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम क्या है किसी भी समझौते पर ही नहीं, कोई समझौता ही नहीं कर पाते। ठीक है, अब क्या है पार्सली कॉन्फ्लिक्ट बताया है इसने और कंप्लीट। पार्सली में ये बताया है कि भाई हमने समझौता तो कर लिया कि हाँ भाई ये काम मैं ऐसे करूंगा, लेकिन अब ये नहीं पता करना कैसे है। और आपके कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट में ये बताया गया है कि हम किसी एक समझौते पर रुकते ही नहीं। ठीक है, हमारी सहमति ही नहीं बन पाती अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब इसने क्या है संघर्ष को इसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताया है। डायरेक्ट में क्या होता है दो बंदों के बीच में जो हमें दिखाई दे रहा है, बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है वो, और इनडायरेक्ट जो एक व्यक्ति के अंदर विचारों का जो युद्ध चला हुआ है जिस पर क्या है वह अपनी राय नहीं दे पाता है, तो वो उसका इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब देखो भाई, अब देखो आपके कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन कंपटीशन। भाई कंपटीशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं? दीज आर वेरियस फैक्टर इन कंपटीशन व्हिच वी क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन कंपटीशन। ठीक है, इसने ये भी बता दिया इफेक्ट ऑफ डिस्क्राइब इट इज इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनका क्या रिलेशन है आपका कॉन्फ्लिक्ट का और कंपटीशन का। ठीक है, जब किसी समूह की आवश्यकता उदाहरणों में अन्य समूह से मतभेद होता है तो वहां पर क्या है कंपटीशन हो जाता है आपका। ठीक है, जब बालक किसी प्रतियोगी दूसरे के सामने आते तो उनकी रुचियों में दबदब हो जाता है, जब बालक प्रतियोगिता में जीतने की हट तरह से। अब ये बताया गया भाई जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट था ना, कंपटीशन किस प्रकार कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। वेरियस टीम इज कंपटीशन कैन नेगलेक्ट द फेरी प्रैक्टिस टू अचीव गोल और टू विन। भाई हमारा कंपटीशन किस प्रकार कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है उसके कारण पड़ रहे हैं। देखिए अलग अलग टीमें क्या कर रही हैं, कंपटीशन था उनपे। ठीक है, एक गेम का कंपटीशन था, दोनों टीमें खेल रही हैं, लेकिन जब वो जीतने के लिए कोई अनफेयर प्रैक्टिस करती है तो वहां पर क्या पैदा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि किस प्रकार कंपटीशन से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो पहला तरीका तो क्या बताया गया है, जब दो टीम के बीच में कंपटीशन लगा हुआ है और टीम जीतने के लिए अनफेयर प्रैक्टिस करती है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, मेनी टाइम डिफेंडेड टीम कैन बी कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जब बार बार गलत काम कर रही है टीम तो भी क्या है संघर्ष उत्पन्न होता है। लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन अमंग ऑल टीम कैन बी कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब क्या है टीम क्या है सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है तो वहां पर भी क्या है कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होएगा। अनमैच इंटरेस्ट मेंबर ऑफ टीम, टीम के अंदर जब एक जैसे बंदों की एक जैसी रुचि वाले बंदे नहीं हैं तो टीम के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का क्या रिजल्ट निकल के आता है भाई, लैक ऑफ अनकोऑर्डिनेशन। ठीक है, सहयोग की भावना नहीं रहती है लोगों के अंदर, वे टीम के अंदर। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कंपटीशन, कंपटीशन में जो क्या है रुचि भी कम हो जाती है जब कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो आगे है डिमोरलाइज द मेंबर ऑफ ए टीम एंड ब्रेकिंग द वेरियस एक्टिविटी। कंपटीशन की बहुत सारी एक्टिविटीज भी टूट जाती है। देखो भाई कई बार क्या है हमारा कॉन्फ्लिक्ट के कारण एक तो हमारा कंपटीशन की भावना ही खत्म होने लग जाती है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं वो ये बोलते हैं भाई क्या कंपटीशन लगाना, या तो लड़ाई झगड़ा होना, इससे अच्छा था कि हम खेले ही ना। ठीक है, तो ये बताएंगे इसने कॉन्फ्लिक्ट के रिलेशन। ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट का कंपटीशन के साथ क्या रिलेशन है। पहले तो हम क्या है चीजों को कंपटीशन की भावना से लेते हैं और धीरे धीरे क्या है जब उसमें अनफेयर प्रैक्टिस घुसती है तो वो क्या बन जाता है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। ठीक है, अब देखो भाई इंपोर्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों महत्वपूर्ण है भाई, इसके अच्छी चीजें भी बताई हैं और इसके बैड, ठीक है, बैड इम्पैक्ट भी बताए हैं। अब मैं ये हिंदी वाले में से पढ़ रही हूँ। इंपोर्टेंस में बताया है संघर्ष की प्रकृति बुरी दिखाई पड़ती है परंतु संघर्ष समाज में एक जरूरी और महत्वपूर्ण है।
संघर्ष को सामाजिक विकास और प्रगति का। देखो भाई, इन्होंने बोला है कि कन्फ्लिक्ट अच्छा तो नहीं है, संघर्ष अच्छा तो नहीं है, लड़ाई झगड़े अच्छे तो नहीं है, लेकिन क्या है, ये एक समाज के विकास और प्रगति के क्या आधार भी माने जाते हैं। समाज का न तो दिमाग में ही कोई उद्देश्य, तो सारी मंच के विशेषताएं और उद्देश्य बुद्ध से तो नीचे व्यक्तित्व होते हैं। तो देखो भी, अगर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना, तो भी क्या है, लोगों का क्या है, ना तो वो कोई क्रिया में लगेंगे और ना ही कोई काम कर पाएंगे। हार्ट के अकॉर्डिंग संघर्ष सारी आत्म चेतना और सामाजिक चेतनाओं का आधार होता है और ये हमारे सामाजिक विकास का कारण होता है। कन्फ्लिक्ट के समय ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि व्यक्ति को अपनी एकता को दृढ़ करने के लिए संगठित हो जाता है। हाँ जी, कन्फ्लिक्ट के कारण क्या है, एकता की भावना भी पैदा होती है। दूसरा क्या है, सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में अधिकारी और प्रभु सत्ता प्राप्त व्यक्ति संघर्ष की आकांक्षा के दबाव के कारण निरंकुश नहीं बनते। ठीक है, उनको ये पता है कि अगर हमने कोई भी गलत काम किया तो लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। आगे है आपका, इसके बैड इम्पैक्ट क्या है, असामान्य सामूहिक प्रदर्शन होता है, असामान्य मानसिक क्रियाएं होती है, मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है, असामाजिक व्यवहार होता है, अपराध गतिविधियां होती है। तो कन्फ्लिक्ट में क्या बताया गया, एक तो हमारा मानसिक संघर्ष की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। दूसरा, हमारे माइंड पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमारी याददाश्त शक्ति कमजोर होना शुरू हो जाती है, सपने ज्यादा आने लग जाते हैं। दूसरा है मानसिक परेशानी, स्नायु संबंधी रोग हो जाते हैं। असामाजिक व्यवहार, जब हम कन्फ्लिक्ट में रहते हैं तो हमारा बिहेवियर में भी चेंज आता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। आपराधिक गतिविधियां भी क्या हो जाता है, इसमें मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो आपराधिक गतिविधियां भी लिप्त हो जाती है। तो एक बार सबसे फिर से बता देती हूँ, कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब हमारे विचारधाराएं आपस में नहीं मिलती हैं, क्लैश करते हैं, तो वहां पर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। नेचर क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकता है और हमारा आंतरिक कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके का कन्फ्लिक्ट बताया था। डायरेक्ट जो हमें लड़ाई झगड़ा सामने दिख रहा है वो कन्फ्लिक्ट होता है, और एक इनडायरेक्ट जो हमारे मन के अंदर जो चल रहा है वो वाला। उसके बाद इसने बताया हमारा कन्फ्लिक्ट यानी कि कंपटीशन का कन्फ्लिक्ट के साथ क्या रिलेशन है, कि कंपटीशन से ही हमारा क्या है, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है कई बार। ठीक है, आगे बताया है इसने इसके क्या इम्पैक्ट है, रिजल्ट है। ठीक है, क्या कॉजेस हैं और क्या रिजल्ट है, किस कारण से कंपटीशन कन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रिकॉशन फॉर कन्फ्लिक्ट, संघर्ष से बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए हमें। बालकों के सामने किसी भी तरह की समस्या नहीं आने देनी चाहिए। आगे, बालकों के समूह में विभिन्न सिचुएशन का सामना करने के अवसर देने चाहिए। निराशा और असफलताओं को उभरने की ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। विद्यालय और परिवार के वातावरण में किसी भी प्रकार का टेंशन एवं कलह बच्चे के सामने उच्च आदर्शों का प्रस्तुतिकरण, कि बच्चों के सामने क्या है, उच्च आदर्शों का प्रस्तुतिकरण, उनके पालने पर दबाव न डालना चाहिए। ठीक है, विरोधी प्रश्नों का चुनाव करने की स्थिति न दें, सही दिशा निर्देश, सही गाइडलाइंस देनी चाहिए। ठीक है, संबंध, बालकों को अपने से संबंधित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। बालकों के आसपास का वातावरण स्नेहपूर्ण रखना चाहिए। तो ये था आपका कन्फ्लिक्ट का, समझ में आ गया बेटा। मैम प्रिकॉशन वाला एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। ओके बेटा, अभी बताती हूँ। देखो, प्रिकॉशन में इसने क्या क्या बताया गया है कि बालकों के सामने किसी भी तरह की समस्या नहीं आने देनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो कन्फ्लिक्ट कहाँ से पैदा होगा। ठीक है, सबको क्या है, आपका समान अवसर देने चाहिए। एक कन्फ्लिक्ट कब पैदा होता है, जब हम सबको एक जैसे इक्वल राइट नहीं देते, तो उस सिचुएशन में भी कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो हमें क्या है, जितनी भी सिचुएशन आए हमारे सामने, सबको हमें बराबर की अपॉर्चुनिटी देनी है। दूसरा है, अगर बच्चा हमारा बार बार सक्सेस नहीं हो रहा, बार बार असफल हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या है, बच्चे को निराश नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, उसको हमें बार बार मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, ताकि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट वाली भावना न आए। दूसरा है आपका, घर में हमारा तनाव और कलह का वातावरण ना हो। आगे बताया है इसने, बच्चों के सामने ना ऐसा बच्चे को मजबूर मत करो, बच्चे के ऊपर कोई भी दबाव मत डालो।
ठीक है भाई, जब आपके अपने बच्चे को बार बार प्रेशराइज करोगे तो कभी ना कभी तो उसका कन्फ्लिक्ट सामने आएगा। अब कई पेरेंट्स होते हैं भाई साइंस ले, बच्चे को क्या है दिला देते हैं साइंस जबरदस्ती, बच्चा नहीं लेना चाहता, भाई वो 11th 12th में ले लेता है, फिर वो फेल होके बैठता है, तो वहां पर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो हमें बच्चे के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालना है, ठीक है। अब क्या है, बच्चे के अंदर भय और चिंता, ये दो चीजों से मुक्त करना है। भय रहेगा, चिंता रहेगी, तो बच्चे के अंदर कन्फ्लिक्ट की भावना पैदा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बताया गया है जो हमारे आसपास का वातावरण है वो भी हमें क्या है प्रेम पूर्वक रखना है बच्चे के साथ, ठीक है, ताकि बच्चे का अलग अलग उसमें चाहे अपने पेरेंट्स के साथ है या किसी और के साथ या उसके अंदर ही खुद ही, तो कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। क्योंकि आप ये लगा लीजिए, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट है बच्चे के अंदर जब आ जाता है, तो मान लो जबरदस्ती साइंस दिला दी, तो बच्चे का अपने अंदर भी कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा कि भाई मैं कैसे पास हूँ, उसको समझ नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो हमें ये प्रिकॉशंस आपने क्या करने हैं, निभाने हैं, जिससे क्या है कन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। आगे बेटा समझ में? यस मैम। आगे आता है आपका, अब ये जो 2 पॉइंट थे आपके, कन्फ्लिक्ट क्या होता है और दूसरा था आपका कंपटीशन, दोनों क्लियर है? यस मैम। आगे आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक कोऑपरेशन, सहयोग, ठीक है। सहयोग क्या होता है आपका, इंग्लिश में एक टॉपिक और दे रखा है अग्रेशन वाला। अग्रेशन में भी क्या बताया गया है, पहले अग्रेशन वाला बता देती हूँ। अग्रेशन इज ओवर ऑफ्टन हार्मफुल सोशल इंटरेक्शन with the intention of inflicting damage or other unpleasantness upon another individual। अग्रेशन तो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ जी, अग्रेशन वाला टॉपिक हिंदी में नहीं है बेटा, अग्रेशन वाला टॉपिक हाँ जी, अग्रेशन वाला हिंदी में नहीं है। अग्रेशन क्या हो जाता है, जब हम किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं, कोई भी सोशल इंटरेक्शन होता है विद द इंटेंसिटी ऑफ डैमेज, यानी कि कोई भी हम ऐसा सोशल, कोई भी ऐसा सामाजिक इंटरेक्शन होता है जिसमें क्या होता है किसी को हानि पहुंचती है, तो किसी दूसरे इंडिविजुअल को, तो ये क्या कहलाता है अग्रेशन कहलाता है। हम गुस्से में किसी दूसरे के ऊपर वार करते हैं तो वो हमारा अग्रेशन है, ठीक है। इन ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू ब्लॉक्ड गोल कैन कोज अग्रेशन। जब देखो हमारे जो गोल्स होते हैं उनको जब हम अचीव नहीं कर पाते तो भी क्या हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो अग्रेशन के तौर पर बाहर निकलता है। जो हमारा गुस्सा है वो क्या है अग्रेशन के तौर पर बाहर निकलता है, ठीक है। अब देखो मेनली फीमेल में क्या होता है, अगर घर वाले ने गुस्सा कर दिया ना तो वो अग्रेशन बच्चों के ऊपर निकलता है उनकी पिटाई करके, ठीक है। इन डेफिनेशन कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंस एंड बिहेवियर साइंस, अग्रेशन इज ए रिस्पॉन्स बाय एन इंडिविजुअल दैट डिलीवर समथिंग अनप्लेजेंट टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो अगर हम बिहेवियर सोशल साइंस और बिहेवियर साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो अग्रेशन क्या है, एक व्यक्ति का ही रिस्पॉन्स है जो वह अनप्लेजेंट तरीके से दूसरे व्यक्ति के ऊपर निकालता है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में भी हो सकता है भाई आपका एक्सप्रेस, फिजिकली भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो अपने अग्रेशन को, कम्युनिकेटेड वर्बली, नॉन वर्बली, इंक्लूडिंग एंटी प्रीडेटरी अग्रेशन, डिफेंसिव अग्रेशन, फियर आपकी प्रीडेटरी अग्रेशन, डोमिनेंस अग्रेशन, इंटरमेल अग्रेशन है, रेजिडेंशियल इंक्लूड अग्रेशन, मैटरनल अग्रेशन, आपका स्पीसीज स्पेसिफिक अग्रेशन, सेक्स रिलेटेड अग्रेशन, आपका टेरिटोरियल अग्रेशन, आइसोलेटेड induced aggression, irritable aggression and brain stimulus induced aggression, these are the 2 subtypes of the human aggression। तो इसने क्या है भाई आपके अलग अलग टाइप के एग्रेशन को दिखाया है। कई बार क्या भाई हम फिजिकली एग्रेशन दिखाते हैं, फिजिकली का मतलब भाई गुस्सा है और दिया फटाक से थप्पड़। एक होता है भाई चलो गुस्सा आया उसने थप्पड़ नहीं मारा, आपको वर्बली बोल दिया, बहुत कुछ सुना दिया, ये भी एग्रेशन का ही पार्ट था। आगे बताया इसने आप कोई भी दूसरे को डराते हो धमकाते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है अलग अलग टाइप के इसमें बताए गए हैं। आगे है आपका कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटल सब टाइप और रिएक्टिव इंपल्सिव सब टाइप। देयर आर 2 सब टाइप ऑफ ह्यूमन अग्रेशन। जो ह्यूमन अग्रेशन के यहाँ पर इसने हैं 2 सब टाइप बताए हैं। एक तो है कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंटल सब टाइप,
ठीक है, जो हमारा गोल ओरिएंटेड होता है, जिसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है आपका रिएक्टिव इम्पल्सिव सब टाइप ऑफ्टन इलेक्ट्रिक अनकंट्रोलेबल एक्शन, जिसमें क्या है आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो आपका ह्यूमन एग्रेशन है दो प्रकार का बताया है, एक होता है कंट्रोलेबल और एक होता है अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल को जिसको आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हो एग्रेशन, कई बार हमारा गुस्सा आता है और हम बोल नहीं पाते, हम उसको दबा जाते हैं, तो वो कंट्रोल करना होगा। और कुछ एग्रेशन ऐसा था कि जब हम क्या है नहीं कंट्रोल कर पाते हो, उसको उतार के ही छोड़ते हैं। कॉजेज ऑफ अग्रेशन, अग्रेशन किस तरीके से, क्यों, क्या कारण है हमारा अग्रेसिव होने का। तो इसमें क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से हम अग्रेसिव होते हैं। एक तो हो गया हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, कई बार हमारा फैमिली स्ट्रक्चर के कारण हमें अग्रेशन होता है। दूसरा रिलेशनशिप में, तो अगर दूसरों के साथ जो हमारे संबंध है उसके कारण भी गुस्सा आ जाता है। वर्क और स्कूल इन्वायरमेंट के कारण भी अग्रेशन उत्पन्न हो सकता है। अगला है आपका साइको इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, हमारी हेल्थ कंडीशन भी होती है, आपकी साइकेट्रिक इशू भी हो सकते हैं और लाइफ एक्सपीरियंस भी होते हैं। यानी कि इसमें अलग अलग कारण बताए हैं हमारे अंदर अग्रेसिव होने के। ठीक है, फैमिली के कारण भी अग्रेसिव हो सकते हैं, रिलेशनशिप विद अदर, हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट है या जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट भी हमें कर रहा है। आपका जो भी साइको इकोनॉमिक फैक्टर है वे भी, इंडिविजुअल कुछ हमारा अंदर इंडिविजुअली भी कुछ फैक्टर होते हैं जब हमें गुस्सा आता है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे कुछ कॉजेज बताए गए हैं जो हमारे अग्रेशन को बढ़ाता है। फिजिकल चेंज कैन बी रिजल्ट इन एंगर एंड कंफ्यूजन ऑफ ए हार्मोनल लेवल बिगेन टू चेंज इन बॉयज एंड गर्ल्स। देखो भाई, कुछ क्या होता है हमारा अग्रेशन, फिजिकल चेंजेस भी हमारे गुस्से और उसको दिखा रहे कंफ्यूजन को, और हमारा हार्मोनल लेवल भी चेंज हो जाता है बच्चे, लड़के और लड़कियों में। जैसे स्किन, हेयर, बॉडी चेंजेस आर समटाइम डिफिकल्ट फॉर टीन टू एक्सेप्ट, थस गिविंग द सेंस ऑफ द अनसर्टेनिटी अबाउट इट हैपन टू देम। देखो भाई, कुछ एडल्ट्स के अंदर ये हो जाता है जब उनकी स्किन को लेकर, हेयर को लेकर, तो भी वो अग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, जब उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिनको वे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो भी अग्रेशन बनता है। कई बार क्या होता है, पीयर प्रेशर्स जो होता है उसमें भी बहुत सारे टीनेजर क्या है स्ट्रगल को फेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तब भी अग्रेशन की सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, घर वाले कुछ चाहते हैं, उसके पीयर ग्रुप वाले कुछ चाहते हैं, तो भी अग्रेशन की सिचुएशन होता है। अब क्या होता है, इंक्रीज रिस्क फैक्टर, जब अग्रेशन होता है ना तो जोखिम तत्व उसमें ज्यादा हो जाता है, चाहे बच्चा हो या एडोलसेंस हो या बड़ा हो, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है। फीचर्स क्या क्या बताए गए इसमें, फिजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट, फियर इनटू फीलिंग एंड एंगर और अग्रेशन इन द टीनेजर। फीचर्स है भाई फिजिकली और इमोशनल एस्पेक्ट, जो फीलिंग होती है, जो हमारे एंगर को क्या दिखा रही है, हम इमोशनली तरीके से भी क्या है अग्रेसिव हो सकते हो। फिजिकल, अकॉर्डिंग टू pre-teenager net, it is the no surprise that our teens might become overloaded with stress। एक अग्रेशन क्या दिखाता है, हमारे स्ट्रेस जब हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो भी क्या है, हम अग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, कॉपिंग स्किल्स, टीनेजर है पुअर कॉपिंग स्किल होती है, गेटिंग एंग्री हो जाते हैं वो जल्दी जल्दी, अवॉइड फीलिंग सैड, क्या है कैसी हो, उदास रहते हैं, हर्ट एंड अफेयर, डर की भावना, ये टीनेजर के अंदर अग्रेसिव के सिम्टम्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, हम किस प्रकार पहचानेंगे कि हमारा बच्चे में क्या है, अग्रेसिव है, एंगर है। ये कॉमन है सभी टीनेजर्स के लिए, पेरेंट्स, फ्रेंड एंड सिबलिंग्स, बट सर्टेन साइन और सिम्टम्स होते हैं जो हमें क्या इंडिकेट बिगर प्रॉब्लम से हमें बचा सकते हैं। व्हेन टीन अपीयर आइसोलेट, जब आपके बच्चे के अंदर आपको लगने लगे कि हमारा बच्चा कटा कटा रहता है, घर में मिलजुल कर नहीं रह रहा। दूसरा, स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन रूम, जब बच्चा क्या ज्यादा से ज्यादा समय अपने रूम में अकेला बिताना शुरू कर देता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन टिपिकल एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। पेरेंट में हैव टू रीजन फॉर कंसर्न, तो पेरेंट्स को क्या है इन कारण को देखते हुए अपने बच्चे से कंसर्न करना चाहिए। ठीक है, ड्रॉ इन ए grade, lack of aptitude, sleepiness and too much sleep is also a sign। या बच्चा क्या है थका थका महसूस कर रहा है, उसका क्या है स्लीपनेस ज्यादा हो रही है, वो या तो क्या है नींद ही नहीं ले रहा, वो से ज्यादा शोर सो रहा है, तो ये भी क्या है आपके प्रॉब्लम्स के सिंबल हो सकते हैं। तो हमें क्या है आप रीजन ढूंढना चाहिए बच्चे को। ठीक है, उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना, हमें बच्चे के साथ रीजन ढूंढना, और उसके बाद हमें क्या है उसकी एंगर का सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो ये था आपका एंगर वाला अग्रेसिव वाला टॉपिक। इजी टॉपिक है, आप इसको खुद भी बना के लिख सकते हो और बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अग्रेसिव का अगर आ गया तो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है बेटा अग्रेसिव वाला।
क्लियर है बेटा अग्रेशन वाला टॉपिक? अरे बेटा बोल दिया मैं भी तो बोलते थक जाती हूँ मैं भी। अब देखो भाई, एक टॉपिक रह गया आपका ये बुलिंग वाला और एक रह गया आपका कोऑपरेशन वाला। अभी ना ये इंग्लिश हिंदी मीडियम में कोऑपरेशन वाला है, इंग्लिश मीडियम में मुझे नहीं दिखा। कोऑपरेशन क्या होता है बेटा? जब हम सहायता करते हैं, जब हम एक किसी काम में जब दूसरे बंदे की सहायता करते हैं तो वो क्या कहलाता हमारा? कोऑपरेशन कहलाता। ठीक है, अब क्या है आपका किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग एक कोऑपरेशन एक सहयोगी समूह वह होता है जो ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समूह के सभी सदस्य चाहते हैं प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर प्रयत्न करते हैं। देखो भाई, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जब हम मिलजुल कर काम करते हैं दैट इज कोऑपरेशन, सहयोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कोऑपरेशन है वह 3 टाइप से बताया है, प्राइमरी कोऑपरेशन, सेकेंडरी कोऑपरेशन एंड आपका टेरिटरी कोऑपरेशन। प्राथमिक सहयोग, द्वितीय सहयोग एंड तृतीय सहयोग, 3 प्रकार का आपका क्या बताया गया है यहाँ पर कोऑपरेशन बताया है। प्राथमिक सहयोग में क्या ये है सहयोग पेज नंबर क्या है इंग्लिश में? बेटा इंग्लिश में नहीं दे रखा, हिंदी में दे रखा कोऑपरेशन वाला टॉपिक 336। ठीक है, तो सुन लो आप, ये ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, ये जस्ट 2 नंबर के अकॉर्डिंग है। जिसको ना मिले वो आप नेट पे सर्च कर लेना। ठीक है, तो कोऑपरेशन क्या होता है? मिलजुल कर काम करना या दूसरे बंदे की सहायता करना। तो फर्स्ट जो प्राइमरी कोऑपरेशन बताया है इसमें एग्जांपल लिया जब हम अपने परिवार की, पड़ोस की आपस में हम क्या करते हैं, काम में सहायता करते हैं, तो ये प्राइमरी कोऑपरेशन बताया है। सेकेंडरी कोऑपरेशन क्या बताया गया है भाई? जब हम क्या अपने परिवार से निकलकर, इसमें व्यक्ति क्या करता है? आधुनिक समाज में द्वितीय सहयोग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें व्यक्ति व्यक्तिगत हितों को प्रधान मानता है और समूह कल्याण की भावना कम होती है। द्वितीय सहयोग उदाहरण में जैसे मालिक और श्रमिक और श्रम विभाजन से संबंधित सहयोग को रख सकते हैं। द्वितीय सहयोग में व्यक्ति अपने उद्देश्य और स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे का सहयोग करता है। देखो भाई, प्राइमरी में तो क्या हो गया, जब हम अपने घर के काम कर रहे हैं, अपनी मम्मी की हेल्प करवा रहे हैं काम में, तो ये प्राइमरी कोऑपरेशन हो गया। सेकेंडरी कोऑपरेशन ये हुआ आपका, आप अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों की हेल्प कर रहे हो। अब आप दूसरे के यहाँ पे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ठीक है, उसकी तो काम में हेल्प हो रही है, उसके अलावा आप क्या कर रहे हो? आपको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, जब आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे बंदे की हेल्प करते हो ना, तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी कोऑपरेशन कहलाता है। और थर्ड वाला कोऑपरेशन क्या बताया गया है? जो समाज के विभिन्न समूह, विभिन्न ग्रुप एक दूसरे से समायोजित होने के लिए करते हैं, तो इसे तृतीय सहयोग कहा गया है। इसमें है आपका राजनीतिक संघर्ष के बाद स्थापित होने वाला सहयोग, इसका उदाहरण है। पीछे व्यक्ति की यह भावना काम करती सहयोग के बिना उन सब का अस्तित्व खतरे में है। तृतीय सहयोग में क्या बताया गया है कि जब हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो वह क्या है? हमारा तृतीय सहयोग होता है। अब जितने भी आप पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी लीडर बनते हैं, तो उसमें चलो हम नहीं जानते तब भी हम क्या वोटिंग कर रहे हैं, किसी एक को जिता रहे हैं, एक को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किया गया साझा प्रयास क्या कहलाता है? हमारा तृतीय सहयोग कहलाता है। आप देख सकते हो ना, जैसे हमारे इंडिया जब गुलाम था तो सब लोगों ने मिलकर जो काम किया अपने भारत देश को बचाने के लिए, गुलामी से आजादी दिलाने के लिए, तो उसमें क्या थी? निस्वार्थ भावना थी और हम अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए थे। तो ये कौन सा सहयोग था? तृतीय सहयोग था। एक होता है आपका मैकवाइबर तथा पेज के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया, ये तो थे भाई ग्रीन के अकॉर्डिंग बताए थे। एक ने बताया है भाई आपके डायरेक्ट कोऑपरेशन होता है, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन होता है। ठीक है, डायरेक्ट में आमने सामने हम दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत से व्यक्ति और समूह आमने सामने संगठित होकर काम करते हैं, तो ये डायरेक्ट कोऑपरेशन होता है। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में क्या होता है? व्यक्तियों के उद्देश्य समान होते हैं और लेकिन वे एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, तो वे इनडायरेक्ट कोऑपरेशन होता है। अब ऐसे ही क्या है आपके, एक और ने बताया है
ऑन वर्क व दिमाग का वर्गीकरण, सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और सहायतामूलक सहयोग। अब ये सबने क्या है अलग अलग बताए हैं, किसी ने प्राइमरी द्वितीय टेरिटरी बताया, किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए हैं। ठीक है, तो मेन बात क्या है, सहयोग क्या है, मिलजुल कर काम करने की भावना। ठीक है, जब हम अब क्या है कोऑपरेशन का क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो सामाजिक जीवन में विकास और प्रगति के लिए जब हमें क्या है डेवलपमेंट करनी है अपने देश के अंदर या अपने अंदर, तो हमें क्या है सहयोग की भावना से ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, सहयोग क्या होता है आपका स्थायी होता है और संघर्ष क्या होता है आपका अस्थायी होता है। सहयोग समाज का आधार है और समाज की एकता को बनाए रखने के लिए भी हमें क्या है एक सहयोग की भावना रखनी पड़ती है। तो ये था आपका कोऑपरेशन वाला पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया कोऑपरेशन क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज है, मिलजुल कर काम करने की भावना ही क्या कहलाती है आपकी कोऑपरेशन कहलाती है। क्लियर है एवरीवन? यस मैम। भैया ये जो फोर्थ वाला अगले वाला है ना बुलिंग वाला, व्हाट डू यू मीन बाय बुलिंग, दबंगता से क्या अभिप्राय है, डिस्क्राइब बुलिंग ड्यूरिंग वेरियस स्टेज। अब वन बाय वन एक एक बच्चा पढ़ेगा क्योंकि बोल बोल के मेरा गला बैठ ही गया है, तो 10 मिनट मैं सुनूंगी और आप वन बाय वन मुझे बताओगे कि बुलिंग का क्या पॉइंट है। चलो भाई शुरू हो जाओ, कोई भी एक बच्चा पढ़ दो ताकि मुझे भी 5 मिनट रेस्ट मिल जाए। मैम सिर्फ रीडिंग देना है क्या? हाँ रीडिंग दे दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम रीडिंग दोगे तो फिर मैं समझा समझा दूंगी आपको, पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा मुझे। ओके मैम। पढ़ दे एक बार। बच्चों में आयु बढ़ने के साथ साथ कई गुणों का विकास होता है। इनमें कुछ गुण सहगुण होते हैं तो कुछ दुर्गुणों का पनपना भी स्वाभाविक होता है, जैसे चिढ़ाना, धौंस जमाना, झूठ बोलना, चोरी करना। इस प्रकार का व्यवहार संतुलित समायोजन वाले व्यक्तियों को तथा असंतुलित समायोजन वाले बालकों में अधिक पाया जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो बच्चा अन्य बालकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। जो भी बच्चा दूसरे बच्चे की बात नहीं मानता या उसके निर्देशों का सामना नहीं करता, तब वह बड़े बच्चे के क्रोध और घृणा का पात्र बन जाता है। इस तरह से प्रभुत्व और आक्रामकता अधिक देखने को मिलती है। पूर्व बाल्यावस्था में खेलने के पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किए जाते, तब उनमें आक्रामकता की प्रवृत्ति का विकास पूर्ण रूप से होता है। आक्रामकता व्यवहार पूर्व बाल्यकाल में अधिक होता है। यह कई कारणों से होता है, जैसे अपनी ओर अधिक ध्यान आकर्षित करने की लालसा होती है, उसमें ईर्ष्या की भावना विकसित होने लगती है, और फिर जब माता पिता उन्हें जरा सी बात पर डांटते हैं या तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करते हैं तो उनमें आक्रामकता की भावना बढ़ जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ बालक की सामाजिकता बहुत व्यापक रूप धारण कर लेती है। अब वह घर के संकुचित वातावरण से निकलकर सामूहिक जीवन का सदस्य बन जाता है तथा झगड़ कर भी कम होने लगते हैं तथा सामाजिक समायोजन भी बढ़ जाता है। पूरा पढ़ दे बेटा, फिर एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। इसको कंप्लीट पढ़ दे बेटा, डेफिनेशन भी और इसके कॉजेज भी। ओके मैम। दबंगता वह है जिसमें बड़ा या शक्तिशाली बच्चा छोटे या कमजोर बच्चों पर धौंस जमाता है, अर्थात प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तंग करने का व्यवहार शामिल होता है। इसमें आक्रामकता की भावना भी होती है। ऐसे बालक ऐसे बच्चे की तलाश में होते हैं जो उनसे दब जाएं, और यदि बच्चा दबंग बच्चों से डर जाता है तो वह उन पर और हावी हो जाते हैं, जैसे किसी के भी बाल खींच देना, कोई गेम खेल रहा हो तो उस गेम को बिगाड़ देना, टांग मार देना आदि। परंतु यह देखा गया है कि इस तरह का व्यवहार लड़कों में अधिक पाया जाता है, और जो बालक असंतुलित समायोजन के होते हैं उनमें भी दबंगता अधिक पाई जाती है। यह दबंगता प्रत्येक अवस्था में अलग अलग पाई जाती है।
बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे खेल की प्रक्रिया में अधिक भाग लेते हैं तथा उनके अपने ही खेल होते हैं और खेल के नियम भी स्वयं बनाते हैं। इसलिए जो बच्चे बड़े होते हैं वह खेल में छोटे बच्चे पर अपनी धौंस जमाते हैं। इन्हीं खेल के दौरान उनकी लड़ाई झगड़ा तथा मारपीट हो जाती है। यही नहीं, वह घर पर भी अपनी बात मनवाने के लिए माता पिता पर जोर डालता है तथा जिद करता है। उत्तर बाल्यावस्था। यह वह अवस्था है जिसमें बालक अन्य बालकों के साथ प्रतियोगिता तथा स्पर्धा करता है तथा आगे निकलने की कोशिश करता है। जैसे यदि वह अपने दोस्तों के साथ कोई खेल रहा है और वह हारने लगता है, उस हार को स्वीकार नहीं करता बल्कि सामने वाले पर हार का जिम्मा डाल देता है। इस तरह अगर अपने दोस्तों के पास कोई वस्तु देखता है तो वह उसे लेने की जिद शुरू कर देता है। कई बार तो यहाँ तक भी देखा गया है कि बच्चे को अगर कोई चीज नहीं मिल पाती है तो वह सामने वाले की भी चीज तोड़ देता है। किशोरावस्था। इस अवस्था में बालकों के अपने अपने समूह बन जाते हैं जिनमें ज्यादातर बच्चे के समान रुचि वाले ग्रुप होते हैं। हर ग्रुप का अपना प्रभुत्व होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्रुप में सभी शरारती बच्चे हैं तो यह अन्य ग्रुप पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं और जिस ग्रुप को उनसे अच्छा संबंध नहीं होता वह उनसे बदला लेने की कोशिश में रहते हैं। परंतु आयु बढ़ने के साथ झगड़े भी कम होने लगते हैं तथा बच्चों का सामाजिक विकास भी बढ़ जाता है। दबंग व्यवहार के कारण। जब माता पिता अपने बच्चों को प्रत्येक छोटी बड़ी बातों के लिए रोक टोक करते या मारते पीटते हैं तो उन बच्चों के व्यवहार में भी वह सब आ जाता है। माता पिता के आपस के संबंध भी बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब बच्चा अपने परिवार में अकेला बच्चा हो अर्थात उसका कोई भाई बहन ना हो तो वह बाहरी समाज में भी सही से समायोजन नहीं कर पाता है। यदि बच्चा अपने लक्ष्यों तथा कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहा हो, जब माता पिता बच्चे की हर बात को पूरा कर देते हैं तो भी बच्चे यह भावना आ जाती है कि उसके मित्र भी उसकी प्रत्येक बात को माने। हाँ जी, देखो बुलिंग क्या बताया गया है यहाँ पर, दबंगता को क्या बताया गया है कि जब एक बच्चा दूसरे यानी कि एक बच्चा जब दूसरे कमजोर बच्चों पर दोष जमाता है या अपना प्रभुत्व स्थापित करता है तो ये क्या कहलाता है, बुलिंग कहलाता है। बुलिंग तो यानी कि दूसरे के ऊपर अपना हक जमाना, ठीक है, यही क्या है आपका दबंगता है या बुलिंग कहलाता है। और इसमें क्या है, अलग अलग स्टेजेस में इसने अलग अलग तरीके से बताया। इसने प्री चाइल्डहुड में भी बताया, पोस्ट चाइल्डहुड में भी बताया और आपका क्या है यहाँ पर इसने एडोलसेंस में भी बताया। ठीक है, आपका प्री चाइल्डहुड में तो बच्चा क्या है, जब खेलता है तो वह अपने ही नियम बनाता है। ठीक है, जब कोई नहीं मान रहा है तो उसकी मारपीट करता है। बड़े वाले बच्चे क्या करते हैं, छोटे वाले बच्चों पर अपना अधिकार जमाते हैं। और आपका पोस्ट चाइल्डहुड में क्या है, बच्चों के अंदर जो कॉम्पिटिशन की और स्पर्धा की भावना, आगे निकलने की भावना आ जाती है। तो कई बार वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है और हारने लग जाता है तो हार को स्वीकार नहीं कर पाता और हार का जिम्मा दूसरों के ऊपर डालता है। तो प्री चाइल्डहुड में तो क्या था, बच्चा अपने से अपने नियम बनाता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग का गेम खेलता है। जब वह पोस्ट चाइल्डहुड में आता है तो ये बात क्या है, पढ़ाई की तरफ चली जाती है। और जब वह हारने लग जाता है तो ये बोलेगा भाई मेरे कारण, तेरे कारण ये काम गड़बड़ हुआ है। ठीक है, और आपका एडोलसेंस में इसने क्या बताया गया है, बालकों के अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं। ज्यादातर बच्चों में क्या है, वही बच्चे शामिल होते हैं जिनका इंटरेस्ट एक जैसा होता है। तो हर ग्रुप क्या है, दूसरे के ऊपर अपनी क्या है, अपनी बुलिंगनेस या दबंगता उसके ऊपर स्थापित करना चाहता है। उदाहरण के लिए किसी ग्रुप में सभी शरारती बच्चे हैं तो वे अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कोशिश क्या बताए हैं भाई बुलिंग बिहेवियर के, या तो माता पिता बच्चे को बार बार छोटी छोटी बातों पर रोका टोकी करते हैं, मारपीट करते हैं, तो बच्चे के भी बिहेवियर में वही बातें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, माता पिता के आपस में संबंध अच्छे नहीं, लड़ाई झगड़ा करता है तो बच्चा भी बाहर ऐसे ही चीजें करता है। जब बच्चा अकेला होता है, ठीक है, तो वह क्या, उसका हर एक चीज पर अधिकार जमाने की आदत उसकी बढ़ जाती है तो वह बाहरी समाज के साथ भी ऐसा ही करता है। ठीक है, जब बच्चा अपने लक्ष्य तथा कार्य को पूरा नहीं कर पाता है तो भी क्या है, ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है। और जब बच्चा, माता पिता बच्चे की हर बात को पूरा करते हैं तो भी क्या हो जाता है, बच्चे के अंदर ये बुलिंग वाला बिहेवियर आ जाता है। अब यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम है इसमें बताए गए हैं टाइप ऑफ बुलिंग। टाइप ऑफ बुलिंग में बताया गया है कि डायरेक्ट बुलिंग इज रिलेटिव ओपन अटैक on a victim that is a physical and verbal in nature. Indirect bullying is more subtle and harder
to direct but involve one or more form of relation aggression, including social isolation, interrelation exclusion, remorse, separating, damaging someone reputation, making face or offense gestures behind someone back and manipulating friends and other relationship। देखो भाई, टाइप ऑफ बुलिंग भी इसने बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके की आपकी दबंगता हो सकती है। डायरेक्ट में तो क्या करते हो आप, फिजिकली उसके ऊपर अटैक कर सकते हो या उस पर अपनी दोष जमा सकते हो। इनडायरेक्ट बुलिंग में क्या करते हैं, दूसरों की चुगली करना, ठीक है, उसके कैरेक्टर को गलत बताते हैं, उसकी रेपुटेशन को खराब करना चाहते हैं, तो ये होता है इनडायरेक्ट। यानी कि हम इस तरीके से इस वे में बताते हैं कि भाई अगला बंदा तो गलत है और मैं सही हूँ, ठीक है। अब इसने बताया फिजिकल बुलिंग। फिजिकल बुलिंग में इसने बताया आपका पंचिंग करना, किकिंग करना, किसी को मार देना, ठीक है, पुशिंग धक्का दे देना, पिंचिंग कर देना, ठीक है, ये कई चीजें बता दी। फाइटिंग बता दी, स्कूल में प्रैंक कर देना, ठीक है, टिकलिंग, यूज ऑफ अवेलेबल ऑब्जेक्ट ऐसे वेपन, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको हथियार के तौर पर यूज करना, ये बताया गया फिजिकल बुलिंग में। उसके बाद है आपका इमोशनली। इमोशनली बुलिंग में क्या है, हाँ, इसमें हम कैसे करते हैं भाई, हरासमेंट कर दी, ठीक है, प्रोवेक्शंस आपका, प्रीटेंडिंग द विक्टिम इन नॉन एक्सिस्ट, सेइंग हर्टफुल सेंटेंस, आल्सो ए फॉर्म ऑफ वर्बल बुलिंग एंड आपका बताया है बेलिटिंग। इमोशनल में क्या करते हैं, जब हम उनको हरासमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये इमोशनल में आ जाता है। हम उसको कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो अगले बंदे को पिंच करती हैं, ये वाली चीजें, टोंट कसना किसी के ऊपर, ठीक है, देखकर बातें मारना। आगे है आपका वर्बल में, है आपका वर्बल बुलिंग इज ऑल्सो स्लैंडरस स्टेटमेंट। इसमें क्या है, हम विक्टिम को क्या है आपका अनड्यूस इमोशनल डिस्ट्रेस। एग्जाम्पल इंक्लूड डायरेक्ट फोल लैंग्वेज, प्रोफेटरी एट द टारगेट, यूजिंग आपकी क्या बताइए है डिरोगेटरी टर्म्स, और आपकी डिराइडिंग द पर्सन्स नेम, कमेंटरिंग नेगेटिव ऑन समवन लुक्स, क्लोथ, बॉडी एक्सेट्रा, पर्सनल अब्यूज और टॉर्मेंटिंग। जैसे आपका इमोशनल में तो था, हम इमोशनली उसको हरासमेंट दे रहे थे, और वर्बल में क्या है भाई, हम उसको भाई गलत तरीके से टारगेट कर रहे हैं बच्चे को, ठीक है, अपनी लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज यूज करके, ठीक है, कमेंट करते हैं उसके कपड़ों पे, उसकी बॉडी पे, उसके ये सारी चीजें। साइबर बुलिंग में क्या है आपका, वेबसाइट स्टॉप साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में ये चाइल्ड प्रिटेन और टीन इज टॉर्मेंटेड, थ्रेटनेस, हार्डनेस, आपका ह्यूमिलेटरी, एम्बेरेस्ड और अदरवाइज टारगेट टू अनदर चाइल्ड। जब दूसरे बच्चे के द्वारा आपके बच्चे के ऊपर क्या किया जाता है, मतलब टॉर्चर किया जाता है उसको किसी भी गलत तरीके से, ठीक है, इसमें साइबर बुलिंग आ जाती है। या तो आपको क्या है सेक्सुअली हरासमेंट देके बच्चा घर पे नहीं बता पा रहा है, ठीक है, या किसी और तरीके से, ठीक है। आगे साइबर में आपका सेक्सुअली बुलिंग अलग, सॉरी सेक्सुअली बुलिंग अलग दे रखा है इसमें, ठीक है। जब ये वाला सेक्सुअली बुलिंग साइबर में क्या है, कोई भी उसके साथ मोबाइल फोन या टेक्नोलॉजी के जरिए उसके साथ कोई भी इंटरनेट या इंटरेक्टिव तरीके से जो भी उसके साथ किया जाता है वो साइबर बुलिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो ये थी आपकी दबंगता। समझ में आ गया बेटे? जी मैम। और अगला टॉपिक है आपका ड्रग्स वाला। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन अमंग चिल्ड्रन। डिस्क्राइब द डिटेल प्रॉब्लम इन ड्रग एडिक्शंस, व्हाट आर इट्स रीजन। मादक पदार्थों की लत की समस्या का विस्तार से वर्णन करें और इसके क्या कारण हैं। तो बेटा एक बच्चा पढ़ना इसको, ड्रग्स एडिक्शन वाला। बस यही टॉपिक है आपका ड्रग्स एडिक्शन वाला। पढ़ू मैम इंग्लिश में या हिंदी में? इंग्लिश में या हिंदी में? भाई जिसको जिसमें पढ़ना है उसमें पढ़ दो। हिंदी में पढ़ दोगे तो बाकी हिंदी वालों को भी समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में चलो एक बच्चा एक बार इंग्लिश में पढ़ दो, छोटा सा है इंग्लिश में, और हिंदी में काफी लंबा है। There are many stages of drug abuse, ultimately leading to difficulty in managing one's life as a result of using drugs. Individuals who begin using drugs as a juveniles are at greater risk of becoming addicted compared to those who begin drug use as an adult due to the immaturity
of the teenage brain, particularly of that part of the brain that controls impulses. The symptoms of drug abuse include tolerance to a substance, withdrawal episodes, using more drugs for longer periods of time, and problems managing life issues due to the usage of drugs. Substance abuse is caused by a number of individuals, family, genetics, and social factors rather than by any one cause. Although a number rare substance abuse, this is a disease in which other factors more strongly influence its occurrence. Substance abuse treatment is usually based on the stage of the addiction, ranging from management of risk factors and education to intensive residential treatment, followed by long-term outpatient support. Then there is causes of developing drug addictions among children. First one is insufficient parental supervision and monitoring. Second, lack of communication and interaction between parents and third, defined poorly communication and expectations against drug use. Fourth, insufficient and excessively severe discipline. Fifth, family conflict. Sixth, favorable parental attitudes towards adolescents, alcohol and drug use, alcoholism and drug use. So, or drug use. The second is signal of drug addiction in children. First, physical evidence of drugs and drug paraphernalia. Second, behavior problems and poor grades in school. Third, educational distancing, isolation, depression, or fatigue. Fourth, change in conflicts or extreme influence by peers. Fifth, hostility, irritability, or change in level of cooperation around the house. Sixth, increased evasiveness about school or weekend where seventh, decrease in interest in personal मैम वॉइस appearance. नहीं आ रही क्लियर. हाँ, थोड़ी सी कट हो No, रही है, कोई बात नहीं बेटा. उसके बाद एक बार ये हिंदी में भी पढ़ेंगे. तब आप background noise. Eighth, physical changes such as bloodshot eyes, runny nose, frequent sore throats, rapid weight loss. Ninth, changes in mood, eating in sleeping patterns. Tenth, dizziness and memory problems. Uh, then, what are the dangerous effects of drug use in adolescence? Drug of any kind decreases adolescents' ability to pay attention. Second point, the younger a person is when they begin using drug, the more likely they are to develop a substance abuse problem, and the more likely they are to relapse into drug abuse when trying to quit. Third, juveniles who use drugs are more likely to have unprotected sex with a stranger as well as to engage in sexual activity at all. This in turn puts them at risk for pregnancy, rape, victimization, and for sexually transmitted disease. Fourth point, substance use can cause or mask other emotional problems like anxiety, depression, or hallucination. For example, hearing or seeing things. Either of those illness can result in death by suicide or homicides. Fifth point, anabolic have associated with impotence in boys and men, clitoral enlargement in men and women, as well as baldness, stunted growth, heart attacks, strokes, liver disease, cancer, acne, and infections, including HIV/AIDS in both sexes. Sixth point, depending on how the body takes it in process each kind of drugs, substance of abuse can affect virtually everyone at the body system. Example of this include permanent brain damage associated with inhalants,
heart attacks, or stroke from the stimulants. Halt breathing from sedatives, and these problems can result in death. Continue using. Some steps to remove drug addictions in adolescents. First, develop self-confidence. Second, develop the habit of yoga. Third, be separate from more or less drug addicted people. Fourth, make good friends. Decline the habit of drugs. Fifth, keep himself or herself. Seventh, develop new interest. Eighth, think about harms of drugs. हाँ जी, देखो इसने बताया है कि समस्या का विस्तार बताइए जो हमारा ड्रग्स एडिक्शन है उसके बारे में और क्या इसके रीजन है। अब एक बच्चा ना हिंदी में और पढ़ दो, बिल्कुल इसी सा टॉपिक है। पढ़ दे बेटा, ये दूसरे वाली लड़की। मैम ये जो इंग्लिश में है इसको एक्सप्लेन कर दें। हाँ, इसको कर दे बेटा। अच्छा, तो जैसे उन्होंने रीड किया तो इसमें है कि देयर आर मैनी स्टेजेस ऑफ ड्रग अब्यूज़। काफ़ी सारे स्टेजेस हैं। कुछ बच्चे मतलब कुछ लोग होते हैं जो जुवेनाइल एज में मतलब टीनेज में ही स्टार्ट कर देते हैं ड्रग हाँ एडिक्शन या जी, ड्रग्स लेना, और कुछ लोग एडल्ट फेस में आकर स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग टीनेज में स्टार्ट कर देते हैं तो उनका जो ब्रेन होता है वो उतना डेवलप नहीं होता कि उस चीज़ को प्रोहिबिट कर सके या उनको ये सिग्नल दे सके कि ये चीज़ मत करो, ये गलत है। लेकिन जो ड्रग एडल्ट एज में आके लेते हैं तो वो लोग कम इससे प्रोन होते हैं कि हाँ, उन्हें एडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। और ड्रग अब्यूज़ Yes. के सिम्पटम्स भी हैं, जैसे कि विथड्रॉल एपिसोड्स आते हैं। जैसे अगर कोई ड्रग्स को छोड़ना चाहे, तो उसके बाद उनको विथड्रॉल सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हाथ-पैर कँपकँपाना या काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उनको और ज़्यादा ड्रग्स की नीड होने लग जाती है, वो उस पे डिपेंड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और लाइफ़ इश्यूज़ भी हो जाते हैं ड्रग्स की वजह से। और सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ कॉज़्ड बाय काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं इसके होने के। तो यहाँ पे कुछ कॉजेज़ दे रखे हैं। पहला है इनसफिशिएंट पेरेंटल सुपरविज़न, मतलब पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं रख रहे, मॉनिटर नहीं कर रहे बच्चों को। अगला है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में उतनी अच्छी बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो अपने बच्चों को समझा नहीं पाते। तीसरा है कि ड्रग यूज़ के अगेंस्ट लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ड्रग्स के रिगार्ड लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन में रख दिया बच्चों को कि नहीं तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो उस सिचुएशन में भी आके बच्चे भटक जाते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। अगला है फेवरेबल पेरेंटल एटीट्यूड्स, मतलब कुछ लोग जो होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं कि हाँ, कुछ नहीं होता, तुम अल्कोहल ले सकते हो, ड्रग यूज़ कर सकते हो, ये है। फिर आगे सिग्नल्स दिए हुए हैं ड्रग एडिक्शन के। तो कुछ तो फिजिकल एविडेंस ऑफ ड्रग्स है। मैम ये फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ आ रहा। ये ना ड्रग Paraphernalia. हाँ, हाँ। टेक्निकल सा वर्ड है मैम, ये ना पैराफेमिलिया, फीमेलिया। पैराफिमेलिया। फर्स्ट पॉइंट मेरे में तो ये दे रखा है बेटा, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर इनसफिशिएंट पेरेंट सुपरविजन एंड नहीं मॉनिटरिंग। मैम, वो वाला सिग्नल्स ऑफ सिग्नल ऑफ ड्रग ड्रग। एडिक्शन इन चिल्ड्रन। Poor communication experience, inconsistent service received, favorable parental attitude. हाँ, इसका फर्स्ट पॉइंट मैम थोड़ा ये क्या मैम favorable parental attitude toward adolescents, alcohol and drug use, parental alcoholism for drug use. मेरे तो कुछ सिंपल से 6 पॉइंट तो इसके कॉजेस के दे रखे हैं और 8 पॉइंट इसके दे रखे हैं रिमूव के। यस मैम। अच्छा मैम, बीच में इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, डेंजरस मैम ये इफेक्ट्स पेज ऑफ ड्रग नंबर कौन यूज सा है। है इंग्लिश बुक में? पेज नंबर 280, पेज नंबर 280 इंग्लिश की बुक में। नहीं, हमारा तो यूनिट 300 मैम उसमें कम दे रखा है, 280 पेज नंबर पूरा दे रखा है, सिग्नल्स ऑफ ड्रग एडिक्शन इन चिल्ड्रन उसमें दे रखा है। मैम ये लास्ट यूनिट है क्या?
हाँ ये लास्ट यूनिट है, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा सिलेबस का। मैम पेज नंबर 280 पे है, ये उसी में है, ये पैरासेल्मिया करके एक पॉइंट। अच्छा बीच में देखा कहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ तभी तो ये जब पढ़ रहा था तभी मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से है। Paraphernalia is the instrument used to intake the drugs in our body, like injection or something like that. As per the अच्छा, Google. पैराफिमेलिया का मतलब है कि ड्रग्स वगैरह लेने के लिए जो हाँ इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं उनको हाँ इकट्ठा करना। नहीं, वो ना पेरेंट्स को ना उसके घर में उसके बैग से या किसी उसके क्लोथ्स में से ना वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। ऐसे केसेस में पेरेंट्स को पता चल जाना चाहिए कि अब अभी हाँ मैं इन्वॉल्व हो हाँ, गया। बाकी सारे पॉइंट्स तो इसमें सिंपल है कि कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो सिंपल से पॉइंट्स है कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स दिखेंगे, उसके स्कूल में ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे, इमोशनल डिस्टेंसिंग हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, खुद अलग अलग रहने लगेगा। फ्रेंडशिप में चेंज, और उस पे पीयर्स का भी एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस होगा, मतलब उसके जो ग्रुप के बच्चे जो कर रहे होंगे वो भी वही चीज़ करना चाहेगा। इरिटेट होएगा बहुत ज़्यादा। फिर है झूठ बोलने की आदत बढ़ जाएगी उसकी, और इंटरेस्ट उसका ख़त्म होने लग जाएगा पर्सनल फिज़िकल अपीयरेंस में, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिज़िकल चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा आएँगे, जैसे ब्लडशॉट आइज़, मतलब आँखें उसकी खून की तरह लाल भरी-भरी दिखेंगी। रनी हाँ नोज़, नाक बहना और गला ख़राब रहेगा उसका, वज़न एकदम से गिर जाएगा। मूड उसका काफ़ी चेंज होता रहेगा, मूड स्विंग्स रहेंगे, खाने-पीने का, सोने का पैटर्न एकदम चेंज हो जाएगा उसका। और एक लास्ट पॉइंट इसमें है कि डिज़ीनेस रहेगी, मेमोरी प्रॉब्लम्स रहेगा, मतलब उसको चक्कर आते रहेंगे और याददाश्त भी उसकी वीक होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी। फिर आगे डेंजरस इफ़ेक्ट्स दे रखे हैं कि ड्रग्स को यूज़ करने के क्या बुरे प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकते हैं। तो पहला है कि बच्चों की, एडोलेसेंट्स की जो एबिलिटी है अटेंशन पे करने की, मतलब वो ना किसी भी चीज़ पे कम अच्छे से अटेंशन नहीं दे पाएँगे। एकाग्र होना कहते हैं ना, तो वो नहीं कर पाएँगे। फिर अगला है पॉइंट कि जितनी कम उम्र में अगर बच्चा स्टार्ट कर देता है ड्रग्स लेना, उतना ही मुश्किल हो जाएगा उसका उस चीज़ से बाहर आने का। थर्ड पॉइंट है कि जो ड्रग्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके अंदर अनप्रोटेक्टेड सेक्स का भी खतरा है, बहुत ही ज़्यादा है। वो किसी स्ट्रेंजर्स के साथ भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस वजह से रेप का भी इल्ज़ाम या होगा ही उनके ऊपर, ये सब लगेगा, विक्टिमाइज़ेशन, रेप के विक्टिम्स भी बनेंगे, चाहे वो, अगर वो गर्ल्स है ड्रग्स लेती है तो वो विक्टिम बनेंगी, या वो भी कर सकते हैं, अ, वो भी अक्यूज़ हो सकते हैं या वो भी गिल्टी हो सकते हैं इस चीज़ के लिए। और इससे, इन चीज़ों में अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में अगर वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ भी होंगे उनको, जैसे कि एचआईवी, एड्स, साइफिलिस, गोनोरिया, ये सब। फिर अगला है कि इसकी वजह से इमोशनल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, जैसे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, हैलुसिनेशन बहुत कॉमन है। जो बंदा ड्रग्स लेता है उसको जो चीज़ें नहीं भी एग्ज़िस्ट करती वो उनको दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, उन्हें लगेगा कि हाँ, कोई है मुझसे बात कर रहा है, ये सब चीज़ें। अगला पॉइंट है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ऐसे स्टेरॉइड्स जो ज़्यादातर, हाँ, बॉयज़ और मतलब मेल अगर लेंगे तो उनकी एबिलिटी, सेक्सुअल एबिलिटी में गिरावट आ सकती है। फीमेल में भी कुछ प्राइवेट पार्ट्स के बारे में लिख रखा है कि उनमें अनइवननेस हो सकती है, और बाल्डनेस हो सकती है, गंजापन आ जाएगा दोनों के अंदर, ग्रोथ नहीं होगी सही से, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, स्ट्रोक आ सकते हैं, लिवर खराब हो सकता है, कैंसर, पिंपल्स और इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एचआईवी, एड्स वगैरह। फिर लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कि डिपेंडिंग ऑन हाउ द बॉडी टेक्स, मतलब कि हर किसी की बॉडी ड्रग्स लेने के बाद अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो हर किसी पे अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल सकता है।
कुछ लोगों में ये हो सकता है कि परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, जैसे कुछ इनहेलर्स होते हैं ड्रग्स वाले, तो अगर वो उसको लेते हैं तो ब्रेन डैमेज हो सकता है परमानेंट। कुछ लोगों में हार्ट अटैक हो सकता है स्टिमुलेंट्स की वजह से। कुछ लोगों में सांस फूलने की बीमारी हो सकती है सिडेटिव्स लेने की वजह से। और ज्यादातर केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारे प्रॉब्लम्स जो है एंड कब खत्म होता है, जब उनकी डेथ हो जाती है, मतलब रिजल्ट इन डेथ। फिर आगे है कि हम ड्रग एडिक्शन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंसान को फिर है कि अपने आप को ऐसी संगत से दूर रखे जो जिनमें कोई मोरल नहीं है और जो लोग ड्रग एडिक्टेड है, उनसे खुद को दूर रखे। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे दोस्त बनाए। अगला है कि हैबिट ऑफ ड्रग को डिक्लाइन करे, मतलब ड्रग को छोड़ने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट है कि खुद को बिजी रखो किसी दूसरे स्टफ में, मतलब कोई तुम्हारी दूसरी हॉबी है या वो, उसके अंदर खुद को एंगेज करो, नए इंटरेस्ट डेवलप करो। और लास्ट पॉइंट है थिंक अबाउट हार्म्स ऑफ ड्रग्स, मतलब कि अगर मैं ये ड्रग्स लेता हूँ तो ये मेरे को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस चीज के बारे में भी सोचो। बस। वेरी गुड बेटा। क्या नाम है बेटे आपका? मैम कहकशा। अच्छा, कहकशा। वेरी गुड बेटा, आप ना इन फ्यूचर बहुत अच्छे टीचर बनोगे। कितने यस मैम, अभी मैं भी यही बोलने अच्छे वाली थी, बहुत अच्छे थैंक से यू ये सो मच समझाई हैं, मैम। एक्सप्लेन की हैं। कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक एक पॉइंट को। चलो, अब ना मैं सोची थी कि लास्ट हो गया, लेकिन अभी तो इसमें 2 टॉपिक थैंक और यू रह मैम। गए। वेलकम बेटा, वेलकम। 2 टॉपिक और रह गए हैं। एक तो आपका अर्बनाइजेशन वाला, ठीक है, जो आपका इंग्लिश मीडियम में है 19 क्वेश्चन और हिंदी मीडियम में है ये आपका 16 क्वेश्चन। शहरीकरण वाला, शहरीकरण के वर्तमान प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं का वर्णन कीजिए। और एक आपका क्वेश्चन रह गया है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंज ऑन चिल्ड्रन, डिस्कस इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में क्वेश्चन 19 और 20 और हिंदी मीडियम में है क्वेश्चन 15 और 16। ये हम कल करेंगे, ठीक है बेटे? फिर कल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई पॉइंट ना क्लियर हुआ हो, ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेना, कल मिलेंगे। ओके? ओके मैम। ओके किसी मैम। को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, नहीं प्रॉब्लम है तो फिर क्लास को लीव कर सकते हैं। और जो पढ़ाया है उसको एक बार रीड आउट कर लेना। ओके, बाय बाय। ओके मैम, बाय। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटे, बाय।